गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे ब्लड सेल्स के बारे में, जिसमें से हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको क्या बोला जाता है, सोल्जर सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जैसे हमने जब इम्यून सिस्टम के लेक्चर पढ़े थे, इम्यून सिस्टम पढ़ा था, तो सबसे इम्यून सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल क्या था, वाइट ब्लड सेल था। फिर अपन ने वाइट ब्लड सेल्स के भी क्लासिफिकेशन पढ़े थे, सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन था। लिम्फोसाइट्स पढ़े थे, जिसमें कि बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, टी लिम्फोसाइट उसकी हेल्प करता है। तो आज हम डब्ल्यूबीसी को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने बात करी थी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 99% होते हैं ब्लड सेल्स के। ठीक है, बट डब्ल्यूबीसी का इतना नंबर नहीं होता। बट मेन जो फंक्शन है किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में, किसी भी एंटीजन से फाइट करने में, वो किसका है, डब्ल्यूबीसी का। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अपनी बॉडी का सोल्जर सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि सोल्जर का काम क्या होता है, लड़ना। किसी भी फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम होता है, इसलिए इनका नाम क्या है, सोल्जर सेल्स। ठीक है, टोटल ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका ये ओनली 1% पोर्शन रखते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी क्लासिफिकेशन। व्हाइट ब्लड सेल दो पार्ट में क्लासिफाई हो सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड सेकंड वन इज अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। क्या नाम दिया इसका अपन ने, ग्रेन्यूल्स। मान लेते हैं ये एक सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया। इस साइटोप्लाज्म के अंदर अगर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, ग्रेन्यूल्स है, और जिनका फंक्शन अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, अगर ये पार्टिकल्स इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तो ये हुए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स। अगर ये पार्टिकल इस साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाएंगे तो वो सेल्स क्या कहलाएंगे, अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स आते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है उनका, इओसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये 3 टाइप की सेल किसमें आते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स में, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आते हैं, 2 टाइप के सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, तो हम थोड़ा थोड़ा सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इओसिनोफिल, इनका जो नाम है, ठीक है, वो इसका एक पर्टिकुलर हमको इसका पर्टिकुलर मीनिंग प्रोवाइड कराता है, हमको एक पर्टिकुलर मीनिंग है हर नाम का। जैसे कि इओसिनोफिल, ठीक है, तो जब हम इसकी स्ट्रेन बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में, तो ये जो इओसिनोफिल अपने सेल्स हैं, ठीक है, ये एक इओसिन डाई है वो लेते हैं। ठीक है, इओसिन डाई, और जो कि कैसे होती है, एसिडिक नेचर में होती है। ठीक है, और इओसिनोफिल का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, इओसिनोफिल है, जब इसकी हम स्ट्रेन बनाएंगे लेबोरेटरी में, स्लाइड बनाएंगे, तो कौन सी डाई लेगी, इओसिन डाई लेगी, जो कि कैसी होती है, रेड होती है। ठीक है, और ये कैसी है, एसिडिक डाई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसोफिल की, ठीक है, तो इओसिनोफिल जो इओसिन जो डाई थी वो कैसी थी, एसिडिक, तो ये कैसी होगी, बेसिक। बेसोफिल का अपन को समझ में आ रहा है, ये होगी एल्केलाइन मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, बेसोफिल कैसी डाई लेगी लेबोरेटरी में, जब अपन इसकी स्लाइड बनाएंगे, एल्केलाइन मतलब सब जानते हैं बेसिक, मिथाइलिन ब्लू, तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड, इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। अब जो न्यूट्रोफिल है, ठीक है, वो एक तरह से अपन न्यूट्रल समझ सकते हैं, जैसे पीएच की बात करते हैं, पीएच में 7 न्यूट्रल होता है, वैसे इओसिनोफिल और बेसोफिल ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया। न्यूट्रोफिल जो होता है वो दोनों डाई लेती है, एसिडिक भी बेसिक भी, इसलिए इसका जो कलर होता है वो कैसा होगा, पर्पल कलर। ठीक है, इतना समझ में आया, कैसा, इसका रेड कलर हो गया इओसिनोफिल का, बेसोफिल का हो गया ब्लू कलर, एंड न्यूट्रोफिल का कैसा कलर हो गया, पर्पल, क्योंकि ये दोनों बोथ द डाइज ये लेती है, कौन, न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं,
जैसे कि अपन ने बात करी थी, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में प्रोडक्शन होता है। और जब अपन ने बात करी थी पिछले लेक्चर में, तो हमने ये भी बताया था कि बोन मेरो में भी एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स, और उन सेल्स का नाम अपन ने क्या बताया था? स्टेम सेल्स, ठीक है। तो जैसे कि जब रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़े थे, तो रेड ब्लड सेल में भी एक पूरी लाइफ साइकिल थी, एक मैच्योर आरबीसी बनने की, ठीक है। वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल भी ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली अपने बोन मेरो ने या स्टेम सेल्स ने रिलीज कर दिए ब्लड में मैच्योर, इसका भी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है। जैसे कि अगर हम डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट सेल्स की, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स की अगर हम बात करें, तो स्टेम सेल्स रिलीज करता है माइलोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब ये माइलोब्लास्ट सेल्स जो होता है वो 3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इओसिनोफिल माइलोसाइट, बेसोफिल माइलोसाइट एंड न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, ठीक है। क्या हुआ? स्टेम सेल्स थे, स्टेम सेल्स किसमें कन्वर्ट हुए? सबसे पहले माइलोब्लास्ट सेल्स में, ठीक है। माइलोब्लास्ट सेल किसमें कन्वर्ट हुआ? माइलोसाइट में। माइलोसाइट भी 3 टाइप का हो गया, जो अभी हमने 3 टाइप की सेल्स पढ़ी, इओसिनोफिल माइलोसाइट, बेसोफिल माइलोसाइट एंड न्यूट्रोफिल माइलोसाइट। ये जो हमने बात करी है वो किसकी बात करी है? ये सब क्या है? ये हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करी है हमने, ठीक है। ऐसे ही सेम साइकिल किसकी होगी? ग्रेन्युलोसाइट्स की भी होगी। जैसे कि स्टेम सेल्स, ठीक है। अब इसमें अपन ने जैसे बात करी, कितने सेल्स आते हैं अपने ग्रेन्युलोसाइट्स में? 2 टाइप के सेल्स आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो स्टेम सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गया? मोनोब्लास्ट में और लिम्फोब्लास्ट में, ठीक है। मोनोब्लास्ट से क्या बन गया? मोनोसाइट, जो हमारे सेल है इसकी साइकिल स्मॉल होती है। लिम्फोब्लास्ट फिर कन्वर्ट हुआ, जो कि हमने 2 टाइप की पढ़ी रखे, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ओके। ये हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स की पूरी लाइफ साइकिल थी, ये इसको एक मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट बनने की ये पूरी विधि थी, ये प्रक्रिया थी, ठीक है। ये इनकी लाइफ साइकिल के बारे में हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम बात करते हैं ग्रेन्युलोपोएसिस की। एक टर्म आता है हमारे पास, ग्रेन्युलोपोएसिस। जैसे हमने हीमोपोएसिस पढ़ा, क्या था हीमोपोएसिस? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। फिर हमने इरिथ्रोपोएसिस पढ़ा, इरिथ्रोपोएसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। वैसे ही हम पढ़ रहे हैं ग्रेन्युलोपोएसिस, सबको इसका मतलब समझ में आ ही रहा होगा। पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ग्रेन्युलोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स में कितने टाइप के सेल्स आएंगे? इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स इज कॉल्ड ग्रेन्युलोपोएसिस, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं, इनका दूसरा नाम भी है, ग्रेन्युलोसाइट्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स। पॉलीमॉर्फ ग्रेन्युलोसाइट्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फ ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ग्रेन्युलोपोएसिस के अलग अलग सेल्स को हम डीप में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करते हैं वो है न्यूट्रोफिल की। इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले न्यूट्रोफिल, ठीक है, जो कि दोनों डाई लेता है। और कैसा कलर का होता है? ये ब्लू वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक डाई ये दोनों ले लेता है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ठीक है। ये क्या हो गया, मल्टीलोब न्यूक्लियस हो गया। जैसे कि हमने बताया कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, मल्टीलोब्ड होते हैं, मल्टीलोब न्यूक्लियस हो गया। और ये सब क्या हो गए, ये हो गए ग्रेन्यूल्स, जो मैंने भी बताया था। ठीक है। अच्छा, ग्रेन्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो असली में क्या होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एक तरीके से वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, एक तरीके से अपन समझ सकते हैं, एक तरीके से छोटा सा खड्डा समझ सकते हैं, छोटा सा कुआं समझ सकते हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इन्हीं वेसिकल्स, पाउच समझ सकते हैं इसको। और इसी वेसिकल्स के अंदर क्या भरा रहता है, कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं। ठीक है, उन एंजाइम्स का फंक्शन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि उन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। तो अभी इतना समझ आया कि ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एक तरीके से वेसिकल्स होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स फिलअप होते हैं। ठीक है, ये अपना एक न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका मल्टीलोब क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे भी कहीं भी इनको अगर इन्फेक्शन दिखा तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल वहां पे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत स्मॉल होते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं दूसरे सेल्स के मुकाबले। ठीक है, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिमूव डेड सेल्स एंड डेब्रीज। ठीक है, जो ऐसे सेल्स जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है, उनको एनगल्फ करना, उनको खाना, किसका फंक्शन होता है, न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है। ये इसका मेन फंक्शन है। अच्छा, न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो एक्चुअल साइड पे कैसे पहुंचते हैं, तो हमने बात करी थी पहले जब हमने ब्लड सेल्स के बारे में बात करी थी कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम था कीमोटैक्सिन। ठीक है, और इसी केमिकल से ये जो अपने न्यूट्रोफिल है ये अट्रैक्ट होके कहां पे, इंजरी की साइड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कीमोटैक्सिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका नंबर कितना होता है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो अपने जो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, उसका लगभग 65% पार्ट होल्ड करते हैं। कितना परसेंट पार्ट, 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और मेन बात ये है कि बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए ये हर जगह कैपिलरी वगैरह को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, स्क्वीज आउट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। न्यूट्रोफिल कितने परसेंट पार्ट हो गया, 65% पार्ट हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियस इसका भी क्या होता है, मल्टीलोब्ड होता है, मल्टीलोब्ड होता है। ठीक है, लगभग इसके 6 लोब होते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल वर्क कैसे करता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो वर्क करता है उसका एक्शन सीधा सा है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, देखेंगे अभी हम कैसे काम करता है ये। ये मान लेते हैं क्या है, अपना एक न्यूट्रोफिल है। ठीक है, और ये कुछ एंटीजेंस हो गए, फॉरेन मटेरियल्स हो गए। ठीक है, अब फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या करता है, खाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो न्यूट्रोफिल होगा ये अपने सूडोपोडिया बाहर निकालेगा। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट बोलते हैं इनको, फॉल्स पेयर बोलते हैं इनको। ठीक है, ये अपने फॉल्स फीट बाहर निकालेगा, किसकी तरफ, एंटीजन की तरफ। ठीक है, और लास्ट में देखना ये क्या करेगा, लास्ट में क्या करा इसने, उन एंटीजन को अपने अंदर कैप्चर कर लिया या उन एंटीजन को इसने खा लिया। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, एनगल्फ करना और किल करना। मैंने जो आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल जो अपने ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, वो वेसिकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर एंजाइम भरा होता है। अब मैं उस एंजाइम का फंक्शन बताता हूँ। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्हीं एंटीजन्स को खाने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।
समझ में आया कि उन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, ये जो एंटीजेंस है या एंटीजेंस ना बोल के अपन सेल डेब्रिस वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट पचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। ये हो गया न्यूट्रोफिल का फेगोसाइटोसिस एक्शन, ठीक है। बट इनकी जो लाइफ होती है सर्कुलेटिंग ब्लड में वो बहुत शॉर्ट होती है, ओनली इनकी लाइफ 6 to 9 आवर्स होती है अपने ब्लड में, ठीक है। और इनका जो लेवल होता है वो होता है 2500 to 7500 न्यूट्रोफिल्स पर माइक्रोलीटर। कितना हो गया, सबसे ज्यादा है इनका दूसरे ब्लड सेल्स के मुकाबले, दूसरे WBCs के मुकाबले 2500 to 7500 न्यूट्रोफिल्स पर ml। इतना समझ में आया, ये इसका फंक्शन हो गया न्यूट्रोफिल का। अब हम बात करते हैं सेकंड, अपना बात करते हैं हम इओसिनोफिल, ठीक है। जो इओसिनोफिल्स होते हैं इनका ये भी फेगोसाइटिक हो सकते हैं, बट ये ज्यादा एक्टिव नहीं होते, ये न्यूट्रोफिल से थोड़े कम एक्टिव होते हैं। और इनका मेन रोल जो होता है वो कुछ बड़े फॉर्म्स को खाना होता है या डाइजेस्ट करना होता है, जो कि न्यूट्रोफिल्स छोटे होते हैं वो नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाते, ठीक है। तो इनका जो मेन फंक्शन क्या हो गया, फेगोसाइटोसिस ऑफ बिगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वर्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनका फेगोसाइटोसिस करता है। एक फंक्शन और है इसका कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती है अपनी बॉडी में, कोई एलर्जी होती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ये भी एलर्जी डिजीज है, एलर्जिक डिजीज है, कोई स्किन डिजीज हो गई, स्किन एलर्जी हो गई अपनी, ठीक है। तो ये जो इओसिनोफिल का लेवल होता है अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में, उसका लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। इओसिनोफिल का लेवल हाई हो जाता है और इसका लेवल हाई होने के कारण क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इओसिनोफिल क्या करता है, इन्फ्लामेशन उस साइड पे कॉज करते हैं, कॉज इन्फ्लामेशन। इओसिनोफिल का जो इओसिनोफिल के जो साइटोप्लाज्म में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं या टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि और फिर उसके कारण क्या होता है, जैसे ही वो इओसिनोफिल उस एंटीजन से बाइंड होता है तो क्या होता है, वो सर्टेन केमिकल उसके पास रिलीज करता है ताकि उसको क्या हो सके, डेथ हो सके। बट इसके रिस्पॉन्स में जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो इन्फ्लामेशन भी कॉज करता है कौन, इओसिनोफिल, ठीक है। अब उस सर्टेन केमिकल के कारण, सर्टेन जो एंजाइम था उसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लामेशन कॉज हुआ। बट सेम टू सेम इसी के अंदर कुछ सब्सटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस इन्फ्लामेशन को वापस रोकने का भी काम करते हैं। इओसिनोफिल एक एंजाइम निकालते हैं हिस्टामिनेज, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हिस्टामिन के लेवल को कम करना। सब जानते हैं कि जो हिस्टामिन होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो हिस्टामिन के लेवल को कौन कम करता है, हिस्टामिनेज। ये क्या करता है, हिस्टामिन को तोड़ता है, ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो इतना इओसिनोफिल का लेवल काम समझ में आया। अब अगर हम बात करें तो इओसिनोफिल का नॉर्मल काउंट कितना होता है, तो इओसिनोफिल का लेवल होता है 35 to 350 इओसिनोफिल पर माइक्रोलीटर। पर माइक्रोलीटर कितना हो गया, 35 to 350 इओसिनोफिल पर माइक्रोलीटर, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी देर की होती है, लगभग इसकी जो लाइफ होती है वो 18 आवर्स की होती है, और एक टिश्यू में लगभग 2 to 6 डेज लिव कर सकता है या रह सकता है, ठीक है। अब हम हमारे थर्ड इसकी बात करते हैं, थर्ड ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं, जिसका नाम क्या था, बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल जो कि क्या बात करी थी हमने, इओसिनोफिल जो होती है वो रेड डाई लेता है, बेसोफिल कैसी डाई ली थी, उसने ब्लू डाई ली थी जो कि एल्केलाइन थी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हमारे बेसोफिल की, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन जो अपना एक्शन दिखाता है वो एलर्जिक रिएक्शंस में दिखाता है। क्या दिखाता है? एलर्जिक रिएक्शंस में, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में इसका मेन फंक्शन होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर मेनली हिस्टामिन, हिपेरिन एंड कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, ठीक है। हिस्टामिन तो क्या करता है, हिस्टामिन क्या होता है, ये एलर्जी के केस में बढ़ जाता है, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिपेरिन जो होता है वो क्या होता है, अपने एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। हिपेरिन क्या हो गया, एंटी कोएगुलेंट हो गया, जो कि क्या कर रहा है, एक अपने लिए कोएगुलेशन को रोक रहा है, ब्लड के क्लॉट होने को रोक रहा है, ठीक है। अब बेसोफिल जो होते हैं वो अपना सिक्रीशन या वो अपने जो सब्सटेंस होते हैं वो कब रिलीज करते हैं, जब वो एक एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं या एक एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ इतना सा फंक्शन था। अब अगर हम बात करें कि इसका जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल काउंट होता है, वो कितना होता है, 0 to 3 बेसोफिल पर माइक्रोलीटर। कितना हो गया, 0 to 3 बेसोफिल पर माइक्रोलीटर। और इनका जो लाइफ साइकिल होती है, इनकी जो लाइफ की रेंज होती है वो होती है लगभग 70 आवर्स। कितना हो गया, 70 आवर्स, ठीक है। ये हो गई हमारी हमने तीन उसकी बात कर ली ग्रेनुलोसाइट्स की। सबसे पहले हमने न्यूट्रोफिल की बात करी, उसके बाद हमने इओसिनोफिल की बात करी, उसके बाद हमने बेसोफिल की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स एंड सेकेंड क्या था, लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले हम मोनोसाइट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट्स, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एग्रेनुलोसाइट्स का लेवल कितना होता है। ये लगभग इसकी रेंज होती है 25 to 50% इन आवर ब्लड रेंज, ठीक है। फिर अब बात करते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, दो इसके क्या हो गए, सेल्स हो गए। फिर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोसाइट्स की, ठीक है। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे लार्ज होते हैं, सबसे लार्ज होते हैं मोनोसाइट्स। इनका फंक्शन भी न्यूट्रोफिल जैसा ही होता है, जबकि या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि न्यूट्रोफिल से भी अच्छा स्ट्रांगली ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। और उससे बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, ठीक है। अब मोनोसाइट्स होते हैं वो कुछ तो सम सर्कुलेट्स इन द ब्लड, कुछ तो ब्लड में सर्कुलेट्स करते रहते हैं, ठीक है। एंड फेगोसाइट्स, ठीक है, फेगोसाइटिक एक्शन अपना चलाते रहते हैं, ठीक है। जबकि कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यूज में इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। सम अदर इन्वेड टू टिश्यूज एंड बिकम मैक्रोफेज, ठीक है। ये जो मोनोसाइट्स है उसका ये टाइप है मैक्रोफेज। मोनोसाइट टिश्यूज में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेज में, और वहां पे जाके ये क्या करते हैं, एनगल्फ करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो ऐसे सेल्स जो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और ऐसे जो टिश्यूज में चले जाते हैं, ये एक टाइप का सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 1। क्या बताया अपन ने, इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। अब इंटरल्यूकिन जो 1 है ये मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस से सीक्रेट करा। इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है इंक्रीज द टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, अपने हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तभी तो कोई भी अगर अपन को इन्फेक्शन होता है तो क्या करता है, तो क्या होता है, अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेकंड क्या है, ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन, ठीक है। और थर्ड जो क्या होता है, ये एनहांस करते हैं टी लिम्फोसाइट को, ठीक है, एनहांस टी लिम्फोसाइट, ओके। तो ये फर्स्ट इंटरल्यूकिन का क्या फंक्शन हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये ग्लोबुलिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनको प्रोड्यूस करता है, उनको स्टिमुलेशन करता है लीवर के द्वारा।
और एनहांस करता है टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक सिस्टम है अपने पास मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ठीक है, इसका दूसरा नाम रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम भी है। क्या है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी है इसका दूसरा नाम। ठीक है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का। कुल मिला के ये फॉरेन पार्टिकल्स को, सेल डेब्रिस को कैसे डेथ करते हैं उनकी, ये उसके बारे में है। ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिम्टम्स। ठीक है, जो अपना मैक्रोफेज है, मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़े पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैक्रोफेज का जो नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मैक्रोफेज मतलब होता है बिग ईटर्स। ठीक है, ये बड़ा शिकार करता है। ठीक है, और ये जैसे मैंने बताया न्यूट्रोफिल से बड़े भी होते हैं साइज में। ठीक है, न्यूट्रोफिल से बड़े भी होते हैं साइज में, और ये उनसे ज्यादा पावरफुल भी एक्ट करते हैं और फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो ही काफी बड़े होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट से के मुकाबले इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, किसके? अपने अग्रेन्युलोसाइट्स के, वो क्या होते हैं? ज्यादा बड़े होते हैं न्यूक्लियस। और इनके साइटोप्लाज्म में कोई ऐसा पार्टिकल या कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमने बताया ये भी क्या करते हैं? इंटरल्यूकिन्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, दे सीक्रेट इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? परमानेंटली एक ही जगह, एक ही अपने ऑर्गन में, एक ही अपने टिश्यू में परमानेंटली फिट हो जाते हैं। कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, एक्टिव होते हैं वो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे लीवर में कौन से सेल्स होते हैं? कप्फर सेल्स। ठीक है, ये भी क्या एक तरीके से मैक्रोफेजेस है। हमारे लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, तो एक ग्लायल सेल्स हो गए हमारे कहाँ पे? ब्रेन में। ठीक है, तो ये सब क्या एक तरीके से मैक्रोफेजेस है जो अपनी पर्टिकुलर जगह अपनी एंटीजन से क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हो गया हमारा मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, तो लिम्फोसाइट तो सब जानते ही होंगे कि लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने इम्यून सिस्टम में पढ़ा था। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये इनको कौन बनाता है? लिम्फ ऑर्गन्स बनाते हैं। स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड पे पाए जाते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या पढ़ा था अपन ने? दो सेल्स पढ़े थे इसमें, प्लाज्मा सेल्स एंड अपने हेल्पर सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स का जो प्लाज्मा सेल्स थे वो क्या करते थे? एंटीबॉडी बना लेते थे, और टी लिम्फोसाइट क्या करते थे? उनकी हेल्प करते थे। और ये भी याद होना चाहिए अपन को कि सबसे पहले टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते थे, एक्टिवेट करेंगे। अगर उन्होंने एक्टिव नहीं किया तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे। तो लिम्फोसाइट के बारे में हम जानते ही सब। ठीक है, ये मोनोसाइट से कुछ छोटे होते हैं, बट इनका भी बहुत मेन फंक्शन है अपनी बॉडी को दूसरे डिजीजेस से लड़ने में। ठीक है, आज हमने WBCs की बात कर ली। अगला लेक्चर हमारा होगा प्लेटलेट्स पे एंड ब्लड जो हमारे ग्रुप है उनके ऊपर अपन अगले टॉपिक में हमारा बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।